प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अपवर्तनांक के बारे में, अर्थात रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर बोर्ड पर सामने आपको डेफिनेशन अर्थात परिभाषा लिखी गई है। पहले परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। तो अपवर्तनांक की परिभाषा कहती है, इंग्लिश में इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, कि प्रकाश किरण द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश की किरण द्वारा किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम आपके पास होने चाहिए, दिशा परिवर्तन। आप जानते हैं कि अपवर्तन की घटना में दिशा परिवर्तन तो होता ही है। तो जो दिशा परिवर्तन हो रहा है उसका विस्तार का मतलब उनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, उसी को बोला जाता है अपवर्तनांक। समझ में आया प्यारे बच्चों? कहने का मतलब, जब कोई प्रकाशिक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपको पता है कि जैसे जाना चाहिए था प्रकाश किरण को, वैसे न जा कर के वो मुड़ जाती है। और इसी मुड़ने की घटना को ही तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तनांक का मतलब होता है कि जाना चाहिए इस तरह, मतलब जाना चाहिए ऐसे, मगर चली गई प्रकाशिक किरण कैसे? इस तरह से। तो इसके एंगल में जो परिवर्तन आ रहा है उसी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसी को कहा जाता है अपवर्तनांक। तो ये हो गई परिभाषा। अब इसको लिखते कैसे हैं? लिखने के लिए 1n2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 1n2 लिखा है, n का मतलब होता है अपवर्तनांक। ठीक, तो 1n2 लिखा गया, इसको पढ़ेंगे कैसे? ये बता रहा है दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोला गया? 1n2 का मतलब दूसरे माध्यम का, किस माध्यम का बताएगा? दूसरे माध्यम का। किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। अब अपवर्तनांक बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है सापेक्षिक अपवर्तनांक और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष और निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? यदि किसी वस्तु का अपवर्तनांक या किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निकालते हैं किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। बात क्लियर हो गई कि जब हम किसी चीज़ का वायु के सापेक्ष निकालेंगे तो उसे निरपेक्ष बोला जाएगा। जब हम किसी अलग द्रव्य का, अलग मटेरियल का अलग अलग मटेरियल के साथ निकालेंगे तो उसे सापेक्ष बोला जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। जैसे तेल का पानी से, पानी का हवा नहीं, तेल का पानी से, पानी का कांच से, कांच का पारे से, सबका अलग अलग। मगर जब किसी की तुलना हवा के सापेक्ष करने लगेंगे तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। बात समझ में आ गई। अब इसे लिखने का ढंग ये होता है, जो पीछे लिखा होता है उसका आप अपवर्तनांक बता रहे होते हैं और आगे जो लिखा होता है उसके सापेक्ष। अगर यहाँ पर लिख दिया गया वायु और यहाँ पर लिख दिया गया कांच, तो आप बता रहे हैं कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। यदि यहाँ पर लिख दिया गया जल, तो आप कांच का अपवर्तनांक बता रहे हैं जल के सापेक्ष। यदि यहाँ पर लिख दिया गया वायु, तो अब आप वायु का अपवर्तनांक बता रहे हैं जल के सापेक्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई अपवर्तनांक के बारे में। और अपवर्तनांक sin I बाई sin R से भी निकाला जा सकता है। आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि मान लेते हैं प्रश्न में दिया गया है कि कोई प्रकाशिक किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर, पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम पर 45 डिग्री पर आपतित होती है, गिरती है और 30 अंश में, और दूसरे माध्यम में 30 अंश का विचलन कोण बनाती है या अपवर्तन कोण बनाती है। तो ये कोण दिया गया है 30 अंश। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालिए। ये जो नीचे वाला माध्यम है इसका अपवर्तनांक निकालिए। तो फार्मूला क्या है अपवर्तनांक निकालने के लिए? sin I बाई sin R। ठीक है, तो हम जानते हैं sin I बाई sin R। ठीक है, तो sin I की जगह कितना है? 45 डिग्री और R की जगह है 30 डिग्री। sin 45 अंश का मान 1/2। ठीक, और sin 30 अंश का मान 1/2। ठीक है, तो इससे ये कटेगा तो करड़ी में 2 आया, उत्तर कितना आ जाएगा? करड़ी में 2। ठीक है, उत्तर हो गया ये। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। तो अपवर्तनांक निकालने के एक तरीके नहीं, बहुत तरीके होते हैं। n1 बाई n2 करके भी निकाल सकते हैं, sin I बाई sin R करके भी निकाल सकते हैं। n1 n2 क्या है? अपवर्तनांक ही दिया गया है डायरेक्ट। अब उसके बाद क्या कहा गया है? अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। हम प्रकाश की चाल का प्रयोग करके भी किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं।
हम प्रकाश की चाल का प्रयोग करके भी किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा लिक्विड वो प्रकाशिक किरणों को कितना डाइवर्ट कर पाता है, कितना अधिक मोड़ पाता है, उसी को कहा जाता है उसका अपवर्तनांक। जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वो प्रकाशिक किरण को उतना ज़्यादा बेंड करेगा, उतना ज़्यादा मोड़ेगा। जिसका अपवर्तनांक जितना कम रहेगा उसे अभिलंब से उतना ही दूर ले जाएगा। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसकी प्रकाशिक किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के पास आती जाएंगी। तो यही होता है। अब चलिए आगे समझते हैं कि प्रकाश की चाल का प्रयोग करके हम कैसे निकाल सकते हैं किसी पदार्थ का अपवर्तनांक। तो जैसे हमें कह दिया गया कि आप निकालिए जल का अपवर्तनांक, ठीक है, आपको निकालना है कि आप निकाल कर बताइए हमें कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखा गया है, एग्जाम में भी MCQ में पूछता है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 उसे आप याद रखिएगा। तो जल में जब प्रकाश किरण जाती है, आप जानते हैं ना कि प्रकाश किरण की वायु में या निर्वात में जो चाल होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मगर जब यही प्रकाश किरण पानी के अंदर प्रवेश करती है, जल के अंदर प्रवेश करती है, तो इसकी जो चाल होती है वो हो जाती है 2.6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो अब हम जानना चाहते हैं, हमको प्रकाश की चाल वायु में पता है और जिस लिक्विड का निकालना है या जिस मटेरियल का निकालना है उसमें भी हमने लाइट जलाकर चेक कर लिया कि इसके अंदर लाइट की स्पीड क्या है। तो अब अपवर्तनांक निकालने के लिए उन्हीं दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो प्रकाश में वायु की चाल, जल का निकाल रहे हैं आप अपवर्तनांक, ठीक है, जल का अपवर्तनांक। तो प्रकाश में कितना होता है 3 × 10⁸, और माध्यम में कितना है, जल के अंदर कितना है 2.26 × 10⁸। ठीक है, तो इससे ये कट गया। 2.6 को 2.5 मानकर चलते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 300 हो गया, नीचे 225। अब काटेंगे किससे, 25 से। तो 25 × 100 4 × 12 और 25 9 225। 9 से काटेंगे 9 से काटेंगे 9 × 1 9, 9 4 हो गया 0। 9 के 9 9 दूनी 18, 9 तिली 27, 9 चौके 36, 9 चौके 36। तो 1.44 आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर हमने 2.6 की जगह 2.5 मान लिया है। अगर 6 मानकर चलेंगे तो वो और भी छोटा आएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 6 हो जाएगा तो नीचे वाली संख्या थोड़ी और बड़ी आएगी। तो ये हो गया ऑलमोस्ट उसका अपवर्तनांक 1.33 या 1.44, दोनों में से कुछ भी लिखते हैं, लगभग सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अपवर्तनांक की अगर दूसरी परिभाषा आपको बतानी हो तो आप कैसे कह सकते हैं कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल, उस का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी दे दिया गया कि पानी के अंदर इस स्पीड से चल रहा है और हवा में इस स्पीड से चल रहा है, तो बता दीजिए पानी का अपवर्तनांक क्या होगा। तो आपने बताया। सापेक्षिक अपवर्तनांक देख लिया आपने, निरपेक्ष अपवर्तनांक देख लिया, और यहाँ पर ये आपके MCQ में काम दे सकता है, याद रखिएगा। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे कम अपवर्तनांक वायु का या निर्वात का, दोनों को एक ही माना जाता है। वायु या निर्वात, दोनों में से जो भी विकल्प दिया होगा टिक कर सकते हैं। और पूछेगा यदि कितना होता है तो उसका अपवर्तनांक होता है 1। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। देयर इज़ नो एनी यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है, जो कि होता है 2.42, और मोटे मोटा इसे याद रखने के लिए 2.5 भी याद रख सकते हैं। ठीक, अब प्रकाश में भी पूछेगा कि प्रकाश में बताइए किस रंग के लाइट के अंदर किस प्रकार की लाइट का अपवर्तनांक अधिक होता है और किस प्रकार की लाइट का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक जो है आपने देखा कि sin I/sin R से निकाल रहे हैं, यानी कोण पर मैटर करता है। ठीक है, तो कोण में जितना फेरबदल होगा उतना ही अपवर्तनांक घटेगा या बढ़ेगा। अब अपवर्तन होता क्यों है, ये भी आपको बताया गया है कि अपवर्तन होता है
प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाने से। ठीक है, प्रकाश की चाल यदि बदलेगी तो इसी की वजह से होता है अपवर्तन। तो अब समझिए कि जो लाल कलर की लाइट होती है उसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। जो लाल कलर की लाइट होती है उसकी स्पीड क्या होती है? हाई होती है, तेज होती है। तो जब किसी की स्पीड बहुत तेज है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसकी स्पीड पर वैसे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए उसके अंदर विचलन भी कम होगा। विचलन यदि कम हो रहा है तो उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा? कम होगा। यदि कोण में थोड़ा बहुत ही परिवर्तन हो तो इसका मतलब अपवर्तन क्या है? कम है। मगर जो बैगनी रंग की लाइट होती है उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, और स्लो होने की वजह से जैसे वो दूसरे मीडियम में इंटर करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसका जो स्पीड है और भी स्लो हो जाता है। ठीक, और स्पीड और अधिक स्लो होने की वजह से उसके अंदर आपको रिफ्रैक्शन की घटना अधिक देखने को मिलती है। इसलिए अगर बातें समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, वरना यदि रटना है तो रट सकते हैं कि सबसे अधिक अपवर्तनांक लाल रंग का होता है, सबसे कम अपवर्तनांक बैगनी रंग का होता है। क्यों होता है इसके पीछे का रीज़न भी बता दिया गया। अब आज का लास्ट पॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जल का अपवर्तनांक बताया गया है। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट रेज। ठीक है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता आपको प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में बताया गया और इसमें भी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब समझिए कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का जो गुण होता है उससे हम कई सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? बात को समझिए। यहाँ पर ये जो आपको आयताकार संरचना दिख रही है वो एक कोई अपवर्तक पृष्ठ है, मान लेते हैं कांच है। ठीक है, एक मोटा सा क्या है? कांच का टुकड़ा है। अब प्रकाशिक किरण जब आएगी बच्चों, तो आने के बाद जैसे ही अंदर प्रवेश करेगी वो अपने रास्ते से तो भटक जाएगी, जैसे जाना चाहिए था वैसे तो नहीं जाएगी। ठीक है, अब भटक गई वो रास्ता तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। यहाँ पर एंगल मान लिया हमने आई और यहाँ का एंगल हमने मान लिया आर। अब उसके बाद ये किरण जब कांच पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो कांच को पार करके बाहर भी निकलेगी, तो हमने अब बाहर निकाल दिया। अब बच्चों ध्यान समझिएगा कि आपको बताया गया कि जब कोई प्रकाशिक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, मगर जब कोई प्रकाशिक किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर जाती है। तो यहाँ पर भी एक अभिलंब हमने डाला है और देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या जा रही है? किरण दूर जा रही है। अब ध्यान समझिए कि अभिलंब 90 डिग्री पर होता है, ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है। तो दो किरणें जब इस तरह 90 डिग्री पर हो तो एक दूसरे की क्या होंगी? समांतर होंगी। और आप जानते हैं जब दो समांतर किरणों को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतः एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये कोण ए है तो ये भी कितना होगा? ए। तो अगर ये कोण आर है तो ये भी कोण कितना होगा? आर होगा। इतनी बात समझ में आई? अब प्यारे बच्चों, अब ये वाला जो कोण है वो आई के बराबर होगा। ये कैसे पता चला? तो आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि अगर ये प्रकाश किरण है, कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। कब जाएगी? जब उसके बीच में कोई भी दूसरा माध्यम उपस्थित ना हो। जैसे ही हम इसके बीच में कोई माध्यम लाते हैं, सघन या विरल, तब ये अंदर बाहर इधर की ओर या तो इधर की ओर भाग जाए या तो इधर की ओर भाग जाए। मगर जब ये माध्यम नहीं रहता, ठीक है, जब ये माध्यम नहीं रहता तो ये प्रकाशिक किरण जैसे जा रही है वैसे ही क्या करेगी? आएगी। ठीक है, अब उसके बाद ये समझिए कि ये जो आयताकार कांच की सीट है ये किसका काम कर रही है? दो समांतर रेखाओं का। अब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो आप जानते हैं अगर यहाँ पर भी लंब डाल दिया जाए, यहाँ पर भी लंब डाल दिया जाए, तो ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, या तो आप ऐसे भी समझ रहे हैं कि जिस एंगल से आ रही है, आई थी, उसी एंगल पे निकल गई, तो ये कोण आई होगा, ये वाला कोण भी क्या होगा? आई होगा। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है वो जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, तब समझ में आएगा। तो पहले हम मान रहे हैं कि ये किरण आ रही है और ये किरण अंदर जा रही है।
तो जो किरण को आती हुई मानते हैं उसे हम क्या लिखते हैं, आपतित किरण, और जिसमें अपवर्तन होता है उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। तो यदि हमें निकालना है इस कांच का, हमें निकालना है अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, मान लेते हैं अगल बगल इसके चारों ओर क्या है, वायु है, तो वायु के सापेक्ष कांच का यदि अपवर्तनांक निकालना है तो हमने कहा साइन कोण, साइन आई बाई साइन आर कीजिए। तो हमने लिख दिया साइन आई का मतलब आपतन कोण, ठीक है, तो आपतन कोण आई हो गया और आर की जगह आर हो गया। अब उसके बाद अब मान लेते हैं, तो अपवर्तन यहाँ पर आपको दो बार देखने को मिल रहा है ना, एक बार यहाँ से यहाँ पर अपवर्तन हुआ, अब यहाँ से यहाँ पर अपवर्तन हुआ। तो यहाँ पर जो बच्चों अपवर्तन हो रहा है उस घटना में इस किरण को हम आपतित किरण मानेंगे कि इस बिंदु पर यह किरण आपतित हो रही है और उसके बाद यहाँ से वो अपवर्तित हो रही है। अपवर्तन यहाँ पर दो जगह आपको देखने को मिल रहा है ना कि किरण एक बार यहाँ पर भी मुड़ी है, यहाँ पर भी मुड़ी है, दो जगह, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट के सापेक्ष देखें, इस वाले पॉइंट के सापेक्ष, तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। मगर इस पॉइंट के सापेक्ष देखें तो ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। फिर से यदि हम कांच का क्या निकालना चाहें, अपवर्तनांक निकालना चाहें, तो सॉरी, इस बार हम लोग निकाल रहे हैं वायु का, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। किसका निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, वायु का, क्योंकि अपवर्तन इस बार किस में हुआ है, कांच से वायु में हुआ है। दूसरे माध्यम का हमेशा निकलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। तो कांच से वो आ रही है, वो आ रहा है किसके अंदर, वायु के अंदर। तो कांच के सापेक्ष हमें वायु का अपवर्तनांक निकालना है। तो अपवर्तनांक निकालने के लिए साइन आई बाई साइन आर चाहिए होता है। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब आई नहीं होता है, आई का मतलब होता है आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। और आर का मतलब क्या होता है, अपवर्तन कोण, ठीक है। अगर इस वाले केस में देखें, इस बिंदु के रेफरेंस में, तो आपतन कोण यहाँ पर आई है, मगर इस बिंदु के सापेक्ष देखें तो ये यहाँ पर आपतन कोण आर है। उसी तरह इस बिंदु के सापेक्ष देखें तो आपतित किरण तो ये है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। तो इस बार आपतन कोण क्या है, आर है, इसलिए यहाँ पर साइन के साथ क्या लिखा गया है, आर। और अपवर्तन कोण कितना है, आई, तो हमने लिख दिया आई। तो एक बार हमने वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाला और एक बार कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकाला। अब दोनों समीकरणों को हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर इसका भाग दिया जाएगा, ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाग नहीं, समीकरण 1 का समीकरण 2 के साथ गुणा कर लीजिए। जब समीकरण 1 का समीकरण 2 के साथ गुणा करेंगे तो ANG इंटू GNA इज इक्वल टू 1 मिलेगा, क्योंकि साइन आई से साइन आई कटेगा, साइन आर से साइन आर कटेगा। तो ANG बराबर 1/GNA मिलेगा। अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है या के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है। यदि हम आपसे कह दे रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या हुआ, बात को समझिएगा कि जो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है उसका जो अपवर्तनांक होगा, अब वायु का जो कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब हमारे पास दो माध्यम दिया है, ठीक है। एक माध्यम वायु है और एक माध्यम मान लेते हैं जल है। तो हमें कह दिया कि जल के सापेक्ष वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 है। तो तुम बताओ कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर देना है, 1/1.33 करके भाग कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आई। कोई आपसे कह दिया कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 1.5 है। तो अब बताओ कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। तो इसका बस क्या कर देना है, व्युत्क्रम, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो
तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता से हमें ये प्रॉफिट मिलता है कि किन्हीं दो माध्यम में से एक माध्यम का हमें अपवर्तनांक पता है तो दूसरे माध्यम का रिलेटिव इंडेक्स बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज जो अपवर्तनांक का टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा और आज आपका जो अपवर्तन चैप्टर है वो भी समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो बेसिक हों या एडवांस हो, जितने भी इम्पॉर्टेंट होंगे वो सभी के सभी आपको क्लासेस में बताए जाएंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। और यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर पूछें। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।